जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है सम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे जो कि मॉक टेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ मैं जो आपके लिए ये टेस्ट लेके आ रहा हूँ तो ये सेट ही है। ठीक है, तो ये मैं कुछ जो गाइड से लेके आया हूँ आपके लिए। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये तो आपने गाइड से उठा के ले आए हैं, इसको कहते हैं मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट आप इस तरह से भी ले सकते हैं ताकि देखिए पढ़ना जो है ना, अगर आपके पास जो कोई भी साधन हो, जो कार्य करने के लिए साधन होता है आपके पास, यानी वर्तमान समय में जो भी हो, तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप उसमें लग जाए। ठीक है, ना कि कुछ और किस में हम खूबियाँ और कुछ में खामियाँ, तो ऐसे हम नहीं निकालेंगे। तो यही कोशिश है आपके लिए और आपके साथ ये विश्वास के लिए कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त या समय आप परीक्षा में लगाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने तो लिखा गया है कि किसके लिए संसार बुलबुल मोय है। ठीक है, देखिए आज हम इस जो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन हैं, तो इस 60 एमसीक्यू को हम आज बहुत गहरी से और डीप से आलोचना करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि किसके लिए संसार बुलबुल मोय है। तो ये जो प्रश्न है ये बाल मुकुंद गुप्त जी के जो बलामलड़ कर्जन उसमें आया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए शिवराम, शिव शर्मा, शिव शंभू या शिवराय। देखिए शिवराय तो ये नहीं है, शिव शर्मा भी नहीं है, शिवराम भी नहीं है, बचा कौन? शिव शंभू। देखिए आप प्रश्न को जब आप परीक्षा हल के अंदर घुसेंगे, अंदर बैठने के बाद आप ध्यान से 5 से 7 मिनट तक ध्यान से रहें। ठीक है, आप कुछ भी ना देखें, सिर्फ एकाग्रता के साथ वहाँ पर बैठकर आप ध्यान करें कि मैं जो भी इस 3 महीने या 4 महीने के अंदर पढ़ा हूँ, आज ये जो देने जा रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूरी कोशिश करना है आपको कि आप खुद से बात करें। ठीक है, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और फिर जाके ये क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, जब आप इस टाइप का एमसीक्यू करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो भी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपको, आप स्किप 3 के तो ही स्किप करना है। ठीक है, 3 को तो आप स्किप ही करना है, तो एक तो ही उत्तर होगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिव शंभू शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोध का मुरब्बा कौन है? देखिए ये जो क्रोध है ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया निबंध है, और ये जो क्रोध निबंध है ये आपका हो गया मोनोविकारात्मक। ठीक है, ये मोनोविकारात्मक निबंध है। तो ये जो क्रोध है, और ये जो क्रोध है पहला जो वाक्य लिखा हुआ है क्रोध के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। ठीक है, और क्रोध का एक रूप होता है आपका बदला। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि क्रोध जो है, क्रोध का एक रूप, क्रोध का एक रूप होता है आपका बदला। क्या होता है? बदला। ठीक है, इसका होता है बदला। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या कि क्रोध का मुरब्बा कौन है। देखिए क्रोध का मुरब्बा है वैर, क्रोध का मुरब्बा वैर है। मैं इस निबंध में और 2-4 बातें हैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो क्रोध है ना, ये जो क्रोध है ये आपका, देखिए यहाँ पर एक सेकंड, हाँ देखिए ये जो क्रोध है ये सभी मनोविकारों की उपेक्षा फुर्तीला है, और ये जो क्रोध है ये शांति भंग करने वाला मनोविकार भी है। ठीक है, ये शांति भंग करने वाला मनोविकार है। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न इस तरह से आते हैं। क्रोध जो निबंध है, क्रोध हो गया आपका, अशोक का फूल हो गया, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो घुमा फिरा के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यही कोशिश करें कि 4-5 बार ये निबंध को रिवीजन करें। ठीक है, स्पेशली क्रोध और जो आपका हो गया अशोक का फूल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार रेणुका कौन है। देखिए रेणुका कौन है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो रेणुका है ये लड़का है या लड़की। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए नाम से तो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ये महिला होगा जरूर। ठीक है, ये महिला होगा
जरूर। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए सुखदा की सास, देखिए सुखदा की सास तो नहीं होगा, ठीक है। अमरकांत की माँ, देखिए अमरकांत की माँ भी नहीं होगा। नैना की माँ, ये भी नहीं होगा। अमरकांत की सास, तो ये ऑप्शन डी सही है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, अमरकांत की सास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाप केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का नाम है, चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार यह किसका कथन है। पाप केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का नाम है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका श्वेतांग। क्या हो जाएगा, श्वेतांग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, श्वेतांग होगा। देखिए मैं यहाँ पर दो चार बातें यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जो चित्रलेखा है, ठीक है, जो चित्रलेखा है ये एक चित्रलेखा एक नाटक है, ठीक है। चित्रलेखा एक नाटक है जो कि सॉरी, चित्रलेखा एक नाटक नहीं है, मैं गलत बता दिया हूँ। चित्रलेखा एक आपका हो गया उपन्यास है। ये उपन्यास जो है ये भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये जो भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो इसके संदर्भ में कुछ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रत्नांबर हैं, यहाँ पर जो रत्नांबर हैं, ये रत्नांबर के दो शिष्य थे। एक हो गया आपका श्वेतांग, दूसरा हो गया विशाल देव। श्वेतांग जो था क्षत्रिय था, लेकिन विशाल देव ब्राह्मण था, ठीक है। श्वेतांग क्षत्रिय था और विशाल देव ब्राह्मण था। और ये दोनों जो हैं, ये इसका भी 25 वर्ष है, इसका भी 25 वर्ष है, ठीक है। तो जो विजगुप्त को रत्नांबर ने भेजा था, वहाँ श्वेतांग गया था विजगुप्त के पास और विशाल देव गया था गुरु कुमारगिरी के पास। और गुरु कुमारगिरी योगी थे, ठीक है, गुरु कुमारगिरी योगी थे और विजगुप्त था भोगी, ठीक है, विजगुप्त था भोगी। और अगर यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि पाप के बारे में कौन पूछता है, तो उत्तर होगा आपका श्वेतांग, कोई भी उत्तर श्वेतांग होगा, ठीक है। और जैसे आपका और दो चार बातें भी हैं। चित्रलेखा जो कि 18 वर्ष की जो नर्तकी थी, सर्वश्रेष्ठ सुंदरी नर्तकी, जो कि पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी थी चित्रलेखा। और वो पहले कृष्णादित्य से विवाह किया था, जो कि क्षत्रिय था, और उसका एक बच्चा भी था, पुत्र था, मर गया, ठीक है। शूद्रा का वर्णशंकर पुत्र कृष्णादित्य। अक्सर प्रश्न पूछा भी जाता है कि कृष्णादित्य किसका बेटा था, तो शूद्र का वर्णशंकर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। तो ये आ गया आपका पूस की रात। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के अनुसार जबरा एक ड्यास है, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, मानव या हाथी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका कुत्ता। क्या होगा, कुत्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन गर्मियों से परेशान था, कौन गर्मियों से परेशान था, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा चंदर। क्या होगा, चंदर, ठीक है। चंदर गर्मियों से परेशान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अंत में चंद्रगुप्त के साथ किसका विवाह हुआ, इसका सही उत्तर होगा कर्णोलिया। क्या होगा, कर्णोलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार मल्लिका कालिदास से प्रेम करती थी, पर अंत में वो किससे विवाह करती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा विलोम से। किससे, विलोम से प्यार करती थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रश्न है, ये था, ठीक है। चलिए तो प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सी महादेवी वर्मा का कृति है। तो प्रायश्चित, रजिया, गौरा या घर। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको, हाँ दिख गया। चलिए तो महादेवी वर्मा का कृति है, इसका सही उत्तर होगा गौरा। क्या होगा, गौरा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रजिया की माँ क्या करती थी, ठीक है, रजिया की माँ क्या करती थी। रजिया की माँ चूड़ी बेचती थी। क्या बेचती थी, चूड़ी बेचती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के अनुसार माया तीर्थ स्थानों पर अपना चमत्कार दिखाने के लिए किस रूप में है, भक्त रूप में, देवता के रूप में, पानी के रूप में या धूलि के रूप में। इसका सही उत्तर होगा पानी के रूप में, तीर्थ में।
तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दो चार बातें बता देता हूँ कि केशव के पास ये जो माया है, केशव के पास कमला के समान बैठी हुई है और शिव के पास भवानी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, केशव के पास कमला और शिव के पास भवानी और पंडा के पास मूर्ति और तीर्थ के पास पानी। तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछा गया था कि तीर्थ स्थान में यानी तीर्थों स्थानों पर माया किस रूप में बैठी है, पानी के रूप में बैठी है। और तीन चार है, जैसे आपका हो गया जोगी के पास जोगिनी, ठीक है, और राजा के पास रानी होकर बैठी है, और भक्ता के पास भक्तिनी और तुर्कों के पास तुर्कानी। तो अगर आप जो माया महा ठगिनी हम जानी उस पद को नहीं देखें तो पहले जाके उस वाला वीडियो को आप ध्यान से देखें, मैं वहाँ पर डिटेल लाइन में आपको समझा दूँ। ठीक है, पहले उसको देखें, फिर बाद में ये जो प्रश्न धीरे धीरे एमसीक्यू के ऊपर बढ़ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सूरदास के भ्रमर गीत के अनुसार कृपण के बिना क्या बेकार है। ठीक है, कृपण के बिना क्या बेकार है। तो यमुना, पक्षियों के कलरव, कमल या इनमें से सब। तो कृपण के बिना क्या बेकार है सूरदास के भ्रमर गीत में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सब, क्योंकि यमुना भी बेकार है, पक्षियों का कलरव भी बेकार है और कमल भी बेकार है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला सवाल, केवट श्री राम से क्या निवेदन करता है। देखिए, केवट प्रसंग से लिया गया है। क्या निवेदन करता है, धन दौलत को देना, सुख देने का, श्री राम के साथ जाने का, श्री राम के पांव धोने का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, श्री राम के पांव धोने का वो निवेदन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है 14 प्रश्न, यशोधरा किसकी रचना है। देखिए, यशोधरा जो है ये आपका सही उत्तर क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त जी के रचना है। देखिए, यहाँ पर जितने भी कविताएं हैं या पद हैं आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न दो चार प्रश्न इनमें से आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो पद है आपका कबीरदास के जितने भी पद हैं आप ध्यान से याद करिए। ठीक है, फिर आ गया आपका सूरदास में बाल बंधन और भ्रमर गीत दोनों हैं। और फिर हो गया आपका तुलसीदास के जो केवट प्रसंग और भरत महिमा है। ठीक है, और आगे हो गया बिहारी लाल जो हो गया मेरी भावबाधा हरो। ठीक है, आगे हो गया आपका यशोधरा। जो यशोधरा है कविता मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। और फिर आगे आपका गुरुक्षेत्र। ठीक है, गुरुक्षेत्र आप ध्यान दीजिए, मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। इस वीडियो में प्रण लेके आया हूँ कि आपको सारी चीज़ें ज्ञात करके जाऊँगा। ठीक है, ज्ञात हो आपको फिर मैं जाऊँगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, फिर भी आप ध्यान से सुने। यशोधरा हो गया आपका मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और गुरुक्षेत्र हो गया आपका रामधारी सिंह दिनकर। और पथ की पहचान जुगनू। देखिए, पथ की पहचान और जुगनू ये दो कविताएं हैं, ये दो कविताएं आपका हो गया हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और आगे हो गया आपका झांसी की रानी जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखी गई है। और भारतवर्ष और हिमाद्री तुरंग ये दोनों लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और फिर आगे है प्रथम रश्मि ताज जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। और संध्या सुंदरी तोड़ती पत्थर ये दो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। और बचा दो अकाल में दुब और बहुत दिनों के बाद। देखिए, अकाल में दुब जो कविता है ये केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। और बहुत दिनों के बाद जो कविता है ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। तो सारी की सारी कविताएं के बारे में, लेखक के बारे में, कवि के बारे में मैं आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दिनकर के गुरुक्षेत्र काव्य में कृष्ण की भूमिका में कौन है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, भीष्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जुगनू कविता के अनुसार नभ में तूफान उठने से क्या होता है। नभ यानी आकाश। ठीक है, यहाँ पर नभ का पर्यायी शब्द पूछा जा सकता है। नभ यानी आकाश, आकाश हो सकता है, व्योम भी हो सकता है। ठीक है, व्योम आकाश। ठीक है, गगन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, अंधेरा हो जाता है, पेड़ नीचे लेट जाता है, सारे दीप बुझ जाते हैं, जुगनू को डर लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा,
कमेंट करें। सारे दीप बुझ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष कविता के अनुसार सारे विश्व को हमने किसका संदेश दिया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सारे विश्व को यानी सारे ब्रह्मांड को हम किसका संदेश देते हैं? शांति का, धन का, धर्म का या दया का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शांति का। ठीक है, हम शांति का संदेश दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी कविता के अनुसार नाना साहेब कौन है? लक्ष्मीबाई का स्वामी? लक्ष्मीबाई के स्वामी तो ये नहीं है, क्योंकि झांसी की रानी जो है, लक्ष्मीबाई के स्वामी कौन थे? गंगाधर राव। ठीक है, और दूसरा है झांसी के राजा, झांसी का शत्रु और लक्ष्मीबाई का भाई। तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मीबाई का भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, संध्या सुंदरी किसके समान है? आलस्य की वो लता, कोमलता की वो कली, पुष्पित लता या खामोशी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आलस्य की वो लता, कमलता की वो कली, पुष्पित लता और खामोशी। देखिए, ये जो प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्न को आप कमेंट करें। ठीक है, मैं भी तो जानूं कि आपका प्रयास किस तरह से चल रहा है। ठीक है, ये जो आपका 19th, ठीक है, 19वां प्रश्न है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये नहीं कि ये जो मेंस के लिए मैं ये चैनल क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं, आगे दिनों में जितने भी मेंस हो, प्रीलिम हो, ठीक है, ओएसटेट हो, ये जितने भी आगे परीक्षाएं होने वाली है, मैं सारी की परीक्षाएं के कंटेंट आपके इस चैनल में लाता रहूँगा। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत की सामना ना करनी पड़े। धीरे धीरे सारी कंटेंट आ जाएगी। आप एक बार सब्सक्राइब करें। ठीक है, ध्यान से पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि क्या हरी पत्ती वाली दूब मिल जाती है? ठीक है, कहाँ कहाँ हरी पत्ती वाली दूब मिल जाती? ये आया है आपका अकाल में दूब। अकाल में दूब जो कि केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई कविता है, अकाल में दूब। तो देखिए, हम पढ़ते हैं। तालाब के पास, सूखी नाली के पास, कुआं के पास, नदी के पास। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर क्या होगा? सूखी नाली के पास। ठीक है, वहां पर तो तालाब नहीं था, कुआं था, लेकिन कुआं नहीं होगा। सूखी नाली के पास एक हरी पत्ती, शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच। ये ध्यान से याद करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका सवाल, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है? ठीक है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और धीरे धीरे बता भी सकते हैं। ठीक है, आप 1 मिनट लें, चाहे 2 मिनट लें, या 4 से 5 सेकंड भी लें, आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है य ब र ल य स स ह क ख ग घ ओ ई उ री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा य ब र ल। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी व्याकरण में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखिए, जो य ब र ल है, ये चारों आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और कुछ हैं, जैसे हो गया आपका स स स ह, ये हो गया आपका उष्म। ठीक है, ये उष्म, उष्म को हम ये भी कह सकते हैं संघर्षी। ठीक है, यहाँ पर संघर्षी भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आपका जो अ ई उ री हो गया, ये आपका हो गया हर्षोस्वर। ठीक है, ये हो गया आपका हर्षोस्वर। और ये जो क ख ग घ, ये 4, ये आपका हो गया कंठ्य। ठीक है, ये कंठ्य वर्ग के अंतर आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं। जैसे देखिए, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन को 2 भाग में विभक्त किया गया है। आपका एक हो गया अल्प प्राण और दूसरा हो गया महाप्राण। अल्प प्राण में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो अल्प प्राण है,
अल्प प्राण में आते हैं आपका हो गया प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय या पंचवा। ठीक है, पहला, तीसरा और पंचवा, ये 3 वर्ग आते हैं। जैसे क्या क्या आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अल्प प्राण में आएंगे क वर्ग के अंदर क आएगा, ग आएगा, वो आएगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर। और फिर च वर्ग में आएगा च, ज आएगा और नी आएगा। ठीक है, क च गया, ट, ट में क्या, सॉरी हाँ, ट में क्या आएगा, ट में आएगा ट आएगा, खुद ड भी आएगा और न भी आएगा। ठीक है, और फिर क च ट त, त में क्या आएगा, त में त आएगा, द भी आएगा और न भी आएगा। फिर क च ट त प, फिर प में क्या आएगा, प आएगा, व आएगा और म आएगा। ये सब 3 आएंगे, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है यहाँ पर कि तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से कौन सा कारक है, कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या करण कारक। तो तुम ध्यान से सुनो, तो तुम ध्यान से सुनो का मतलब क्या है, तुम ध्यान के साथ सुनो। ठीक है, तुम ध्यान से सुनो का मतलब क्या है, तुम ध्यान के साथ सुनो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए मैं थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ यहाँ पर, मैं ये जो पेज है ना ये 22 हो गया ना, 33 में आ गया हूँ। ठीक है, यानी 23 में जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। उस वाला पेज तक हम जंप कर गए थे। देखिए यहाँ पर 23वां सवाल, कौन सा शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, कु उपसर्ग शब्द में नहीं है। कुपात्र, कुपुत्र, कुदेश और कुमार। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब आपको उपसर्ग पूछे या प्रत्यय पूछे, उपसर्ग लगता है शब्द के पहले और प्रत्यय लगता है शब्द के बाद। और यहाँ पर लिखा गया है कौन सा शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, यानी कु उपसर्ग लगा नहीं है। देखिए पुत्र, कुपुत्र, यहाँ पर कुपुत्र को अलग करेंगे तो पुत्र यानी कौन, बेटा। पुत्र का मतलब क्या है, बेटा। कु लग गया है। ठीक है, कुपुत्र का विपरीत शब्द अगर पूछा जाए तो कुपुत्र का होगा सुपुत्र, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कु उपसर्ग नहीं है, तो इसमें उपसर्ग है, कु उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, पात्र, कुपात्र। मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको उपसर्ग के बारे में जानना हो तो पहले आप शब्द को अलग कीजिए। ठीक है, शब्द को अलग करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये अक्सर यहाँ पर उपसर्ग है कि नहीं। तो इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी है। देखिए फिर आगे चलते हैं। देखिए देश, कुदेश, इसमें भी है। तो बचा कौन, कुमार। कुमार एक शब्द है तो इसमें उपसर्ग नहीं है, तो इसका सही उत्तर डी होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ध्यान में समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आता है तो लाइक करके ही जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है खटास में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, खटास में प्रत्यय है आस। देखिए खटास हो गया आपका, मिठास हो गया, खटास मिठास, यहाँ पर आस प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं। महिष, संधि विच्छेद कीजिए। महाईस, महाईस, महीईस, महीईस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महीईस, महीईस। ठीक है, यही होगा सही उत्तर, महाईस। कुछ कुछ बच्चे ये कर देते हैं, ये गलत है, ये गलत है, यही होगा। ठीक है, महिष। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रधर यहाँ कौन सा समास है। चक्रधर, चक्रधर कौन सा समास है, इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि, चक्र को धरने वाला। ठीक है, विष्णु। गलत का विलोम शब्द क्या होगा। गलत का विलोम शब्द होगा आपका सही। ठीक है, गलत का होगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से हाय किसका प्रतिशब्द है। शैल का, शैल यानी पर्वत, बाजी, हाथी, गुरु। देखिए गुरु का अगर आपको प्रतिशब्द पूछा जाए तो गुरु का बहुत सारे, जैसे हो गया आपका भवन। ठीक है, भवन आपका हो गया निकेतन। ठीक है,
भवन, निकेतन, सदन, सदन, भवन, गृह, ठीक है, ये सब हो जाएगा आपका। और इसका सही उत्तर क्या होगा? 28 का बाजी हो जाएगा। हाई यानी घोड़ा, इसका सही उत्तर होगा बाजी। ठीक है, शैल नहीं होगा, शैल होगा पत्थर का, ठीक है, पत्थर, पर्वत। हाथी होगा आपका जो गज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ओहोरात्र, अहोरात्र, ओहोरात्रि, ओहोरात्रि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ओहोरात्र, ये सही होगा, ठीक है, ओहोरात्र, ये ओकार वाला होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको सही तरह से दिख रहा होगा। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द को छांटिए। चक्षुरोग, कांच, मंत्रीवर, शशिभूषण। तो इसका सही उत्तर होगा शशिभूषण, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ठकुराइन। क्या होगा? ठकुराइन। ठाकुराइन मत कीजिए, ठीक है, ठाकुर का होगा ठकुराइन, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुढ़िया का एकवचन रूप क्या होगा? बुढ़िया का एकवचन रूप होगा आपका बुढ़िया। क्या होगा? बुढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 के सवाल पर, 33 पर चलते हैं। लिखा गया है, तुम ध्यान से सुनो। ध्यान से कौन सा कारक है? ठीक है, कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या करण कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, ध्यान से सुनो यानी ध्यान के साथ सुनो, ठीक है। जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर आप नहीं लिखा गया है, फिर भी आप यहाँ भाव को पहचानेंगे। तो भाव को पहचानने का काम यहाँ पर होता है जो आप हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो तुम ध्यान से सुनो यानी ध्यान के साथ सुनो। के साथ कहाँ आएगा? यानी करण कारक में, ठीक है। कहाँ आएगा? करण कारक में। तो इसका सही उत्तर होगा करण कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़का बहुत साहसी है, ठीक है। लड़का, देखिए लड़का जो है ये संज्ञा, बहुत साहसी है, तो यहाँ पर पूछा गया है विशेषण, तो विशेषण होगा बहुत, तो सही उत्तर होगा बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन को पूरे निचोड़ के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक धातु से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक यानी संयुक्त क्रिया। आपके जो सिलेबस के अंदर है, ठीक है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और आपका सरल क्रिया, और यौगिक, और आपका हो गया मिश्र क्रिया, और आपका परिणार्थक क्रिया, ये सभी आते हैं यहाँ पर अक्सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भात खाता कौन सा काल में है? ठीक है, तो मैं भात खाता कौन सा काल में है? वर्तमान, भूत, भविष्य, इनमें से कोई नहीं। मैं भात खाता माने मुँह भातो खाई थांती, तो भूत होगा, वर्तमान होगा, भविष्य होगा। देखिए भविष्य तो नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भूत। मैं भात खाता, भूत होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सवाल आपके लिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? सार्थक शब्दों का, ठीक है, सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप को हम क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर होगा वाक्य कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझे आप, ऐसा नहीं कि आप फ्रिकली माइंड से कर दें, ठीक है। इनमें से विधानात्मक वाक्य छांटिए। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको कि अर्थ के दृष्टि से, ठीक है, अर्थ के दृष्टि से जो वाक्य हैं ये वाक्य होते हैं 8 प्रकार। रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं 3 प्रकार। प्रयोग और क्रिया के अनुसार वाक्य होते हैं 3 प्रकार, जो कि आपका हो गया कर्मवाच्य, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। रचना के आधार के पर 3, ठीक है, सरल, यौगिक, मिश्र। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वो एक अध्यापक है, आप ज़्यादा ना बोले, शेर कहाँ रहता है, शायद आज बारिश होगी। तो विधानात्मक क्या होगा? वो एक अध्यापक है, ठीक है, जो सरल वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दौड़ धूप करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? शीघ्र पहुंच जाना, जोर से दौड़ना, बड़ी कोशिश करना, धूप में दौड़ना। तो ये मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? इस मुहावरे का अर्थ सही हो जाएगा आपका कि बड़ी कोशिश करना। देखिए कोशिश जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए, कहते हैं ना, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो लिखा गया है बड़ी कोशिश, नहीं तो बड़ा कोशिश होता, ठीक है। ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझे, पहले ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे, फिर जाके उत्तर बताएं। न कारण होगा न कार्य होगा, इस अर्थ को समझाने वाला कहावत छांटिए। न कारण होगा न कार्य होगा, ना रहेगा घर ना रहेगा मानुष यानी मनुष्य, ठीक है। मानव, चिराग तले अंधार यानी दीप के तले अंधेरा, ना रहेगा लोग ना चलेगा काज, काज यानी काम, ठीक। काज का मतलब काम होता है, काम काज। ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ठीक है। ये सही होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41। और इस वीडियो के दौरान लास्ट में मैं आपको हिंदी ध्वनि के कुछ 10-12 MCQ यानी कुछ प्रश्न लिख के आपको बता दूंगा जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो के अंत तक देखें ताकि आपका जो भी डाउट हो सब क्लियर हो सके, ठीक है। कैसे व्याकरण पाठ का दृढ़ीकरण होता है? कंठस्थीकरण के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा, उत्तर के द्वारा, बारंबार अभ्यास करने के द्वारा। देखिए व्याकरण पाठ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कंठस्थ क्यों करेंगे? हम पद्य पाठ तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, बारंबार अभ्यास करने के द्वारा। चलिए अनुवाद आगे आपको 5 है, ध्यान से करें आप। आकाशरे मेघों को देखी मयूरो नाचे, ठीक है। आकाशरे मेघों को देखी मयूरो नाचे। आसमान पर बादल देखकर मोर नाचती है। आकाशरे, तो आकाशरे का क्या होगा? ठीक है, आकाशरे का क्या होगा? आप ध्यान से दें। आसमान में बादल को देखकर मोर नाचती है, आसमान में बादल को देखकर मोर नाचता है, या आसमान से बादल को देखकर मोर नाचता है। देखिए मोर जो है ये तो क्या होगा आपका? ठीक है, मोर यानी मयूरो। तो आकाशरे मेघों को देखिए मयूरो नाचे। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट पर मुझे दें, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। ये कमेंट करके बताइए कि 50, यहाँ पर 50 लिखा गया है। आप मुझे सिर्फ लिख दें कि 50 का सर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिकता गोटिए बड़ सहर, कोलकाता एक बड़ी शहर है। कोलकाता एक बड़ा शहर है, कोलकाता एक बड़ी शहर है, या कोलकाता एक बड़ा शहर है। देखिए हैं ये दोनों तो नहीं होगा। बचा दो में क्या होगा? बड़ी, बड़ा, बड़ी तो नहीं होता, ठीक है, बड़ी तो नहीं होता। शहर है तो बी सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको करना है। देखिए आप जब परीक्षा के अंदर प्रश्न पढ़ते समय आप घबराइए मत, ठीक है। 4 प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, यानी 4 MCQ को पढ़े ध्यान से ऑप्शन को, फिर जाके आप स्किप करते 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 धीरे धीरे जाके सही उत्तर पर पहुंचे, ठीक है। गाँव पिला माने मिलीमिशी खेलती। गांव का बच्चा, देखिए गाँव यानी गांव के होगा तो इसका तो गलत हो जाएगा। गांव के बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं होगा, है दिया गया है। गांव के बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं होगा। देखिए यहाँ पर भी गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी आप बिंदी लगा दें यहाँ पर, ठीक है। गांव के बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। से कोहिला मुँह निर्दोष ओटे, उसने कहा। से कोहिला, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। और कुछ बच्चे हूँ को इस तरह से भी लिखते हैं कि सर हूँ तो ऐसे होता है, ये गलत होता है। क्योंकि हूँ आप कैसे कहते हैं? मैं एक छात्र हूँ, इस तरह से बढ़ाकर कहते हैं ना, दीर्घ में, ये दीर्घ स्वर में आता है। हूँ तो हूँ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रामर भौणी खेलुची, राम का बहन, राम का बहन, राम की बहन या राम की बहन। देखिए रामर भौणी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राम की बहन। बहन के पूर्व की लगता है, का लगता नहीं, तो राम की बहन खेलती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो हम चलते हैं 55 की ओर, और 55 शायद, हाँ देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस पैसेज को करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो अनुच्छेद है मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ध्यान से पढ़ें। ऐसा होता है कि कुछ बच्चे नहीं सर ये तो हमें आ जाएगा, आप ये मत कीजिए, नहीं प्रैक्टिस करिए। एक दिन प्रवीर शिकार खेलने चला, उन्होंने देखा मृग का एक झुंड सामने है। उसने एक निशान साधा, मृग जितने सुंदर होते हैं उतने ही चौंकने भी होते हैं। वे तुरंत पहचान गए कि सिर पर संकट है, भाग चले। आगे आगे मृग, पीछे पीछे प्रवीर। भागते भागते मृग सीधे जा पहुंचा अयोध्या वन में। कहाँ? अयोध्या वन में। ठीक है, अब एक प्रवीर आए जाते, 1000 प्रवीर आए, उन्हें कोई नहीं मार सकता था, वे सुरक्षित थे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, प्रवीर भी जानता था कि वो अयोध्या वन में नहीं घुस सकता, लेकिन क्रोधी था ना, फिर राजकुमार भी था। यानी इसमें प्रतीत होता है ये जो प्रवीर है ये राजकुमार भी था और क्रोधी भी था। वो जानता था कि वहाँ यानी कहाँ, अयोध्या वन में मैं नहीं घुस सकता, फिर भी मैं राजकुमार था, क्रोधी था, इसलिए वो घुसा, शायद घुसा। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक तो करेला फिर नीम चढ़ा, उसने अपने साथियों को आज्ञा दी, जाओ इन सब मृगों को लंका वन में घेर के लाओ। साथियों बोले, अयोध्या वन में जाना मना है राजकुमार। प्रवीर ने उत्तर दिया, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। कि प्रवीर एक राजकुमार था और क्रोधी भी था। वो जानता था कि अयोध्या के वन में घुस नहीं सकते, फिर भी वो मृग के कारण उनके जो साथियों थे, ठीक है, साथियों को कहा कि जाओ तुम, मेरी आज्ञा है, आज्ञा का पालन करो। तो यहाँ पर प्रश्न नीचे है, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो 3 प्रश्न हैं। देखिए, भागते भागते मृग कहाँ पहुँचे? भागते भागते मृग कहाँ पहुँचे? मृग पहुँचे अयोध्या वन में। कहाँ पहुँचे? अयोध्या वन में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रवीर क्या था? प्रवीर क्रोधी भी था और राजकुमार भी था। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाना मना है? कहाँ जाना मना है? अभी पढ़े, अयोध्या वन में जाना मना है। देखिए, जब आप परीक्षा के अंदर क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, आप हड़बड़ाया ना मत, ठीक है, हड़बड़ा के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जो भी आप पढ़े हैं उसी में तो प्रश्न आएगा, उसी में से आएगा, बाहर से थोड़ी ना आएगा। तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से स्थिर होकर, मन को चित्त कर ध्यान में शरण लगाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गद्यांश दिया गया है और ये एक पद्यांश है। तो लिखा गया है, मैंने छुटपन से छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यार पेड़ में उगेंगे, रुपयों की कलदर मधुर फसलों खनकेगी, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक अंकुर फूटा, बंधा मिट्टी ने एक फिर पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धुल हो गए। तो ये एक पद्यांश है। ठीक है, तो ये आसान सा पद्यांश है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आप ध्यान से पढ़ें, समझें, फिर उत्तर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, वहाँ एक भी अंकुर ना फूटा, मिट्टी में, बंजर में, धरती में या बंजर धरती में। इसका सही उत्तर क्या होगा? बंजर धरती में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो के लास्ट के अंदर में जो वर्ण है, ठीक है, जैसे आपका हो गया स्वर हैं, ठीक है, ध्वनि है, कुछ एमसीक्यू आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक देखें, ना कि 60 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया सर का, चलिए स्किप करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता।
15 से 20 मिनट तक मैं आपको वहाँ समझाऊंगा, ठीक है। प्रश्न कैसे आते हैं, तो और 2 प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कभी छिपकर बचपन में क्या बोए थे। कभी छिपकर बचपन में बीज बोए थे ताकि बीज में से पैसे निकले और वे मोटा सेठ बन सके, ठीक है। आपको भी मोटा सेठ बनना है। कब? ये जो सर शिक्षक जो पद के भर्ती है ना, ये मिलने के बाद, ठीक है, तो सभी मोटा सेठ ही बनेंगे आगे। चलिए, कवि ने किस उद्देश्य से पैसे बोए थे? अभी मैंने आपको बताया था कि मोटा सेठ बनने के लिए, ठीक है, सहना के लिए, ठीक है। पूस की रात आप सहना बनेंगे, साहूकारी। चलिए, तो आगे मैं आपको यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं बता देता हूँ, ध्यान से देखें यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर मैं जो भी पॉइंट आपको लिखूंगा यहाँ आप ध्यान से सुने, ठीक है। देखिए, पहला जो है कि हिंदी और उड़िया ध्वनि है जो है, ठीक है। कुछ कुछ ज्ञान दे देता हूँ मैं आपको। हिंदी और जो है उड़िया के ध्वनियाँ हैं, ठीक है, ध्वनियाँ आप समझें। फिर ध्वनियाँ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सवाल अक्सर आते हैं, ठीक है। देखिए, पहला हो गया आपका स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। तो व्यंजन तो आपको पता होगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों में यानी 25, ठीक है। ये 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्वर में आते हैं 11, अ से लेकर ओ तक, ठीक है, ओ से लेकर ओ तक। फिर आगे चलते, देखिए 11 जो है ये स्वर है, लिख सकते हैं आप। और 4 जो है ये अंतस्थ है, ठीक है, ये अंतस्थ है आपका। और 4 संयुक्त है, ठीक है, 4 संयुक्त है। तो यहाँ पर दिक्कत इसलिए मुझे हो रहा है कि मैं हाथ उंगली से लिख रहा हूँ, ठीक है, उंगली उंगली, यहाँ पर मुझे जो पैड नहीं है। तो एक है आपका अनुसार, अनुस्वार, और एक है आपका विसर्ग, लिख भी सकते हैं, एक अनुसार और दूसरा विसर्ग। और जो 25 है ये स्पर्श, मैं आपको बताया अभी, क च ट त प। और आगे 4 जो हैं उष्म हैं, ठीक है, उष्म को, और 2 हैं द्विगुण व्यंजन। तो ये होते हैं, ठीक है। तो फिर आगे आपको बता देता हूँ। अभी जो क्वेश्चन किया था हमने कि सर ये जो वायु प्रक्षेप है, ठीक है, वायु सॉरी यहाँ पर देखिए, हाँ, ये जो वायु प्रक्षेप है, ठीक है, के दृष्टि से हम वर्ण को, एक हो गया आपका अल्प प्राण और एक हो गया महाप्राण। तो अल्प प्राण में आते हैं आपका प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग और पांचवा वर्ग। और महाप्राण में जो बचा, कौन बचा? 2 और 4, द्वितीय और चौथे वर्ग आते हैं। और अल्प प्राण में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जैसे हो गया आपका य, व, र, ल, ये 4 आते हैं कहाँ कि अल्प प्राण में। और महाप्राण में आते हैं उष्म, स, स, स और ह। ये आपको ध्यान से अच्छी तरह से समझना होगा। क्यों? क्योंकि अक्सर यहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है, यहीं से प्रश्न आते हैं। देखिए, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों का जो 2 भागों में विभक्त किया गया, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण में आते हैं वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और यहाँ पर आते हैं अंतस्थ, य, व, र, ल। अल्प महाप्राण में आते हैं क्या? स्पर्श यानी उष्म, स, 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 ह, और आते हैं दूसरा और चौथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नाद की दृष्टि से, ठीक है, नाद की दृष्टि से। ये सभी सही बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुने, ठीक है। नाद की दृष्टि से 2 भागों में, एक हो गया आपका स्वघोष और एक हो गया आपका घोष,
और फिर एक होगा आपका अघोष। ठीक है, सघोष को हम घोष भी कहते हैं। ये एक और ये दो। सघोष में कौन कौन आते हैं? देखिए, सघोष में आते हैं आपका वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और यहाँ जो बचा पहला और दूसरा। और यहाँ पर भी वही सेम रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर अंतस्थ, यहाँ पर आपका उष्म, लेकिन यहाँ पर 3 उष्म आएंगे, ह नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके लिए कि जो जीवा के आधार पर, ठीक है, जीवा के आधार पर यहाँ भी स्वर हैं। एक हो गया आपका अग्रस्वर, ठीक है, और देखिए यहाँ अच्छी तरह से लिख देता हूँ। 1 नंबर पर है अग्रस्वर, दूसरे नंबर पर है मध्य स्वर, ठीक है, स्वर, और तीसरे नंबर पर है पश्च स्वर। ठीक है, तो अग्रस्वर में आता है ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ओई, और मध्य स्वर में आता है अ, और पश्च स्वर में आता है आ, उ, बड़ी उ, छोटी उ, बड़ी उ, और ओ, ओ। ठीक है, यहाँ आते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर आ जो है, आ सकता है, इसको अर्ध विवृत भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे और भी कुछ है। जैसे आपका हो गया, एक प्रश्न कई तरह से आता भी है, जैसे आपका हो गया प्रकंपी। ठीक है, आपका हो गया प्रकंपी, प्रकंपी, या फिर हम कहते हैं उसे लुंठित, लुंठित कहते हैं किसको? र को। और पार्श्विक कहते हैं, पार्श्विक किसे कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं ल को। ठीक है, प्रकंपित और लुंठित कहते हैं र को, और पार्श्विक कहते हैं ल को। ठीक है, और आगे है जैसे आपका हो गया द्विगुण। ठीक है, द्विगुण, द्विगुण हम कहते हैं ड क और ढ क। ठीक है, ड ढ को कहते हैं हम द्विगुण। द्विगुण को, द्विगुण का एक दूसरा भी नाम है, द्विगुण का है मूर्धन्य। ठीक है, द्विगुण का हम मूर्धन्य भी कहते हैं, दूसरा नाम है। जैसे आपका होता है एक स्कूल वाला नाम, जैसे मेरा नाम है अंशुमान देवाशीष बेहरा, तो मेरा निक नाम भी है, मुझे बुलाते हैं घर में बिकू। इस तरह से आपका रिंकू, मीना, सोनू, रीता, गीता, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से। और एक हो गया आपका उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त है, और जो कि उत्क्षिप्त का ही नाम द्विगु है। ठीक है, उसका नाम भी द्विगुण व्यंजन है। तो और एक है सवाल, जैसे अर्धस्वर, अर्धस्वर हम कहते हैं किसे? य व को, लेकिन अगर परीक्षा के ऑप्शन में दिया जाए तो यही मानना, य व र ल, लेकिन यही मानना। फिर आता है क्या? आगत स्वर। ठीक है, आगत स्वर, ये आप नोट करके लिखिए, ये आगत व्यंजन होगा। तो आगत व्यंजन कौन है? ज और फ, ये 2 आगत व्यंजन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे और 3-4 सवाल है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि वीडियो के अंत तक आप जरूर रहें। देखिए, एक आपका हो गया जो संयुक्ताक्षर है। ठीक है, जो संयुक्ताक्षर है, ये इसका उच्चारण के 3 रीतियां हैं। ठीक है, 3 रीतियां। पहला हो गया आपका जो संयुक्त ध्वनियां। संयुक्त ध्वनियां क्या होगा? पहला हो गया संयुक्त ध्वनियां। संयुक्त यानी 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त ध्वनियां। तो संयुक्त यानी 2, जैसे मैं आपको कहूँगा
कि प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ हो गया, कि आपका हो गया जैसे प्राण, ठीक है, प्राण हो गया, म्लान हो गया, ठीक है, यहाँ पर म भी है ल भी है, ठीक है, यहाँ पर भ म भी है भ भी है, दो जो वर्ण यहाँ पर मिलते हैं, संयुक्त ध्वनियाँ मिलते हैं, उसके कहते हैं संयुक्त ध्वनि। तो आगे है दूसरा है आपका संपृक्त। संपृक्त में क्या होता है कि जब एक ध्वनि दो ध्वनि कहलाती है, ठीक है, कैसे कहलाती है कि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, दो व्यंजनों से संपृक्त, यानी वहां पर जरूर म आएगा, यानी आधा वाला म जरूर आएगा। जैसे संबल, ठीक है, संबल, यहाँ पर आधा म आएगा, इसलिए कहते हैं संपृक्त। संपृक्त यानी इसमें म जरूर आएगा। जैसे संपर्क, ठीक है, संपर्क, ठीक है, संपर्क, संबल, संबलपुर, इस तरह से। फिर तीसरा हो गया आपका युष्मक, ठीक है, युष्मक। युष्मक किसे कहेंगे? जब एक ही ध्वनि का द्वितीय यानी दो बार शब्द में प्रयुक्त हो, उसे कहते हैं युष्मक। जैसे प्रसन्न, ठीक है, ना आएगा। कुत्ता, तत, कुत्ता, ठीक है। फिर आएगा आपका दिक्कत, ठीक है, क न त न, ये सब युष्मक होते हैं। तो हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण के तीन रीतियां हैं। पहला हो गया संयुक्त, दूसरा हो गया आपका संपृक्त, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, और तीसरा हो गया आपका युष्मक, तीसरा हो गया युष्मक, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है और 2-3 सवाल है आपके लिए। जैसे आपको पूछा जाए कि जैसे आपका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्ष, त्र और ज्ञ और स्त्र, ठीक है। यहाँ पर ये सब क्या है आपको पता होगा, ठीक है। क्ष, त्र, ज्ञ, स्त्र, ये सब होते हैं, क्या होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, स्त्र। देखिए ये जो क्ष है, ये क्ष किससे मिला हुआ है? क और स से, ठीक है। त्र त और र से, ठीक है। और ज्ञ जो है ये ज और न्य से, और स्र है आपका हो जाएगा स और र से, ठीक है। ये इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। फिर हम आगे बढ़ते हैं वर्णमाला की ओर। देखिए आगे और में आप 2-4 सवाल हैं, ठीक है, 2-4 सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप ध्यान से इस वीडियो से बने रहिए। मैं 2 और शायद 5 से 6 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला आपका जो है कि एक होता है समृद्ध, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध। तो अर्ध समृद्ध में और समृद्ध में क्या फर्क है? देखिए समृद्ध में आपका आ जाएगा ई उ और उ, और अर्ध समृद्ध में हो जाएगा आपका ए ओ, ये 2 चीजें आएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका हो गया विवृत स्वर। विवृत स्वर किसे कहते हैं? विवृत स्वर में आएगा आपका सिर्फ आ आएगा, और अर्ध विवृत में आएगा आपका ए और ओ और आ, इसका, ठीक है, यहाँ अर्ध विवृत में आएगा। चलिए आगे है आपका 7 से 10 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पूछा जाए परीक्षा में कि काकल्य, ठीक है, काकल व्यंजन किसे कहते हैं? तो काकल्य व्यंजन कहते हैं ह को। किसे कहते हैं? ह को। देखिए ऐसे बच्चे होते हैं, अगर सार के जो ये वीडियो है हमारे लिए लेके आए हैं, 60 क्वेश्चन हो गया तो चलिए वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, वीडियो के अंत तक नहीं रहते। देखिए ऐसा होता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, ठीक है।
सारी ज्ञान, सारी चीज़ें, सारी कार्य, सारी काम छोटी नहीं होता, कोई भी दुनिया में छोटा नहीं होता, सब इम्पोर्टेंट। देखिए समय जो है किसी को ना दें, लेकिन अपने लिए तो सही, ठीक है, अपने लिए तो समय को दें, क्योंकि और 5-6 दिन में ही तो RST मेन एग्जाम है। तो यही कोशिश रहेगी कि मेरी आपके लिए कि वीडियो को अंत तक देखें। तो काकल्य व्यंजन होगा आपका ह, हो को हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए दूसरा सवाल कि दंतोष्ठ, ठीक है, दोंत और ओष्ठ से, ये हो जाए आपका वो, ठीक है। और आगे है सवाल, अगर पूछा जाए कि स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी पूछा जाए व्यंजन, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा च, छ, ज, झ, ये होगा स्पर्श संघर्षी, ठीक है। और आगे कुछ और 2-4 सवाल है। अगर संघर्षी पूछा जाए, अगर संघर्षी पूछा जाए तो होगा स, स, ह। देखिए अगर स्पर्श संघर्षी पूछा जाए तो होगा च वर्ग, अगर संघर्षी पूछा जाए तो स, स, स होगा, ठीक है। अगर अगर पूछा जाए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर वत्स्य वर्ण पूछा जाए, ठीक है, अगर वत्स्य वर्ण पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ज, ल, र और स। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखिए। वत्स, ठीक है, ये त, ये आधा स, य, वत्स्य वर्ण, य, ज, ल, र, स को कहते हैं हम वत्स्य वर्ण। फिर आगे और 2-4 सवाल है। देखिए स्वर वर्ण में भी आते हैं ऐसे सवाल। अगर आपको पूछा जाए कि देखिए अ और आ, ठीक है, अ और आ ये 2 होते हैं आपका कंठ्य वर्ण, ठीक है, कंठ से उच्चारित करते हैं हम इसे। और ई को कहते हैं तालु, क्या कहते हैं? तालु। और री को कहते हैं क्या? री को कहते हैं मूर्धा, री को कहते हैं मूर्धा से। और आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि ए और ओई, ठीक है, ए और ओई को कहते हैं हम कंठ तालु, यानी कंठ तालु के साथ ही हम इसे कहते हैं। अगर पूछा जाए ओ और ओ, ये 2 होते हैं कंठ और ओष्ठ। यहाँ से टेक्निक है, ठीक है, यहाँ पर टेक्निक में आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो ओ है, ओष्ठ है, तो ओष्ठ से क्या होगा? ओठ होगा, तो ओ होता है आपका ओष्ठ से, ठीक है। तो आगे कुछ है बालाघात, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बालाघात किसे कहते हैं? बालाघात यानी अगर शब्द बोलते समय जब हम किसी अक्षर पर बल देते हैं, ठीक है, शब्द बोलते समय अगर हम कुछ अगर शब्द पर बल देते हैं, उसे कहते हैं हम बालाघात। क्या कहते हैं? बालाघात कहते हैं। देखिए बालाघात अक्सर क्या है? तो बालाघात 3 प्रकार के होते हैं, बालाघात 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक हो गया आपका शब्द बालाघात, ठीक है, दूसरा हो गया आपका अक्षर बालाघात, तीसरा हो गया आपका वाक्य बालाघात, ठीक है। बालाघात 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया शब्द बालाघात, दूसरा हो गया अक्षर बालाघात, तीसरा हो गया वाक्य बालाघात। आप संज्ञा भी लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शब्द बालाघात किसे कहते हैं कि लिखिए जहाँ किसी शब्द पर बल दिया गया हो, यानी अगर एक शब्द में लिख देता हूँ यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इंजन चला, ठीक है, इंजन चला। अगर ये जो वाक्य है, अगर मैं इसे बालाघात के तौर पर पढ़ूं, बालाघात यानी हम बल देंगे किसी अक्षर पर, ठीक है, किसी शब्द पर, शब्द बालाघात यानी किसी शब्द पर बल देंगे। जैसे यहाँ कोई बच्चा कहेगा सर इंजन चला, नहीं, मैं पढ़ूंगा इंजन चला, ठीक है, यहाँ पर बल देते हैं, कहाँ पर? इंजन पर, इंजन, इंजन चला। तो यहाँ पर जो रुक जाते हैं 1 या 2 सेकंड के अंदर, इसे कहते हैं शब्द बालाघात, ठीक है। और आगे है जैसे हो गया आपका अक्षर बालाघात, क्या होगा? दूसरा हो गया आपका अक्षर बालाघात। अक्षर बालाघात किसे कहते हैं कि
जैसे जहां किसी अक्षर पर बल दिया हो, जैसे लूट और लूट, इसमें अलग है। लूट, लूट का मतलब क्या है, हम लूट गए, लूट से कहेंगे हम लूट गए, और लूट को जैसे कहेंगे हम लूट गए, ठीक है, हम लूट गए। तो ये अक्षर वाला घात, ठीक है। और आगे है आपका वाक्य वाला घात, तीसरे में होगा आपका वाक्य। ये वीडियो अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से धीरज के साथ रहिए और 1 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा आपको। वाक्य वाला घात किसे कहते हैं कि वाक्य के भिन्न पदों या वाक्यांश पर बल दिया जाता है, उसे कहेंगे हम वाक्य वाला घात। जैसे जैसे वाक्य में कहेंगे कि राम ने मुझे पुस्तक दी, तो यहाँ पर मैं यही पढ़ूंगा, राम ने मुझे पुस्तक दी, ठीक है। राम ने, यहाँ पर ये वाक्य वाला घात होगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए वीडियो। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है। आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान के साथ करेंगे, ठीक है। तो परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट, ताकि आपका परीक्षा खुशी से और ध्यान से, इत्मीनान से आप करके आए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।